हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डीएवी क्लास 8 साइंस के हाफ ईयरली के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर इसी साल का है एंड हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाए। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हुए आप सारे क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिएगा और सारे क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो आप लोग लिखते चलिएगा। क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो मैं पहले इन्हें आपको बता देता हूं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 सेक्शंस है एंड टोटल 39 क्वेश्चंस है। सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो कंपलसरी है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस में ना आप लोगों को इंटरनल चॉइसेस दिए गए हैं। कितने कितने क्वेश्चंस में दिए गए हैं वो आप लोग यहाँ पर से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सेक्शन का ओवरव्यू दे देता हूँ। सेक्शन ए में आपको 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें कि कुछ आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं एंड कुछ असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। सेक्शन बी में 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि 2-2 मार्क वाले हैं। सेक्शन सी में जो है ना वो 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 3-3 मार्क्स वाले हैं। सेक्शन डी में 3 लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं जो कि 5-5 मार्क्स वाले हैं। और फिर लास्ट में सेक्शन ई में भी 3-3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 4 है। इस प्रकार से आपका टोटल जो मार्क्स हो जाएगा वो हो जाएगा 80। तो आप लोग जनरल इंस्ट्रक्शंस को समझ गए होंगे। आप जब अपना असली पेपर भी लिखोगे ना हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में, तो भी पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी जनरल इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो चेंज कर दिए जाते हैं। अब हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। आप एक पेन पेपर लेकर के बैठिएगा और सारे के सारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आप लोग खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आप इसका सॉल्यूशन वीडियो भी चाहते हैं कि जहां पर मैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दूं, तो वो भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, सारे क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। तो सबसे पहले आता है सेक्शन ए। बच्चों, आप लोग एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चंस को देखते चलिए एंड आंसर जो है ना वो आप लोग सारे अपने कॉपी में ही लिखिएगा, ताकि जब मैं इसका सॉल्यूशन वीडियो डालूं तो आप लोग जो है उसको मैच करके देख पाएं कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है और आपको कहां कहां पे सुधारने की आवश्यकता है। तो सारे क्वेश्चंस को देखते चलिए और आंसर्स को आप लोग अपनी कॉपी में लिखते चलिएगा। देखिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है कि सारे के सारे क्वेश्चन जो यहाँ पर दिए गए हैं वही आपके एग्जामिनेशन में आ जाएंगे, लेकिन चूंकि इस क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये इसी साल का पेपर है, तो हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाए। इसीलिए आपको प्रैक्टिस भी इसी क्वेश्चन पेपर से करना है। और अगर आपको 2-3 क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा क्वेश्चन पेपर करके जाएंगे अलग अलग स्कूल्स के, आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। एंड फिर आप लोग क्या करोगे, फिर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स ला पाओगे। एंड आप लोग सिलेबस को जरूर समझ करके जाइएगा। अगर आप सिलेबस को नहीं समझते हैं ना तो आप लोग को जो है ना कभी कभी ऐसा होता है कि जो चैप्टर नहीं भी आता है वो भी आप पढ़ के चले जाते हो। इसलिए सिलेबस को जरूर आप लोग देख करके जाइएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को क्लास 8 के सारे प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया गया है। तो डीएवी क्लास 8 की किसी भी वीडियो को देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट पर जरूर विजिट कीजिएगा। वहां पे आपको हर एक सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन एंड उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक एक करके आप लोग सारे क्वेश्चंस देखते चलिए, आंसर जो है ना वो आप लोग अपनी कॉपी में जरूर नोट करते चलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को ना क्लास 8 के इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया गया है, जहां पर मैंने आपके साथ सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे आप लोग जरूर जाइएगा। वहां पे आपको हर एक चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो मैंने टिक करवाए हैं। तो आप लोग उनको जरूर करके जाइएगा, आपको उसमें से बहुत ज्यादा फायदा होगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। प्लेलिस्ट का नाम है डीएवी क्लास 8 स्पेशल प्लेलिस्ट। उसमें आपको बोर्ड एग्जाम हो चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो, इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलेगा। आपकी सीनियर्स उसी में से पढ़ के बहुत अच्छा मार्क्स पास टाइम्स में लाए हैं। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, यहाँ पर आते हैं कुछ असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, इसमें पहले असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाइट फॉस्फोरस शुड बी कीप्ड इन केरोसिन ड्यूरिंग समर। यानी कि समर के समय, गर्मी के समय में व्हाइट फॉस्फोरस को केरोसिन के अंदर रखना चाहिए। ऐसा क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या दिया गया है वो पढ़िए। द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस इज 35 डिग्री सेल्सियस। जो इग्निशन टेम्परेचर है व्हाइट फॉस्फोरस का वो 35 डिग्री सेल्सियस है। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि असर्शन सही है या फिर गलत है, रीजन सही है या फिर गलत है, या फिर असर्शन रीजन दोनों सही है, सही एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है या फिर सही एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा है। ये 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। उसी हिसाब से 18th क्वेश्चन देखिए, सोडियम मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कि सोडियम मेटल को जो है उसके ओर से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू। उसी में रीजन क्या बोला गया है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड ऑन नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस का वो डिपेंड करता है नेचर पे और कंसंट्रेशन पे। किसके, इलेक्ट्रोलाइट के नेचर और कंसंट्रेशन पे। तो ये चीज आपसे पूछा गया है। अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं
तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद 19th क्वेश्चन एंड 20th क्वेश्चन भी जो है वो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा बच्चों, असर्शन रीजन का प्रैक्टिस आप लोग करके जाइएगा, क्योंकि असर्शन रीजन जो है ना वो 4 मार्क्स के आते ही आते हैं और सभी क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा ही। तो सर असर्शन रीजन का प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं? तो मैंने आपको ना बहुत सारे क्वेश्चन पेपर ऐसे दिए हैं पिछले सालों में जहां पर से आप लोग असर्शन रीजन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप उन सारे वीडियोस को जाकर के देखिए, स्पेशल प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस एडेड है। इसके बाद आता है सेक्शन पी। सेक्शन पी में जो है ना आपसे 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं और पर क्वेश्चन जो है वो 2-2 मार्क्स का है। पहला देखिए इसमें क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन हाउ वैक्सीनेशन इज एन इंपॉर्टेंट वे टू बिल्ड इम्यूनिटी इन बॉडी। यानी कि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए वैक्सीनेशन क्यों जरूरी है, इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। और यहाँ पे बोला गया है कि ह्यूमंस में वैक्सीनेशन करने का, वैक्सीन डालने का कौन कौन सा 2 तरीका है वो भी आपको बताना है। 22nd क्वेश्चन देखिए, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके बुक के एक्सरसाइज से ही पूछा गया है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, फूड इन पर्व्ड कंटेनर शुड नेवर बी कंज्यूम्ड। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपके बुक में दिए गए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर के बैक एक्सरसाइज में। तो आप लोग जो है ना बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आंसर्स को भी करके जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स का भी लिंक दिया गया है, वहां पर से आप लोग कर लीजिएगा। इसका बी पार्ट देखिए क्या बोला गया है, व्हेन यूजिंग फ्रोजन फूड आइटम्स वन शुड टेक आउट ओनली द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज, थॉट फूड शुड नॉट बी रीफ्रोजन। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपके बैक एक्सरसाइज से ही पूछा गया है। और देखिए 22nd क्वेश्चन के लिए आपको और करके दिया गया है, इन द एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म द अर्थ वुड बिकम अ हीप ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद सुटेबल रीजन। देखिए अगर ये क्वेश्चन का आंसर आप लिखना चाहो, आपको 2 मार्क्स में पूछा गया है, आप इसका आंसर कितने वर्ष में लिखोगे? 30 से 40 वर्ष में। क्या बताओगे आप इसमें? आप इसमें ये बता सकते हो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो डिकम्पोजर्स का काम करते हैं, वो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर जो है ग्रो करते हैं एंड उसको जो है पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में से गायब हो जाएंगे तो हर एक तरफ हम लोग देखेंगे सिर्फ और सिर्फ डेड मटेरियल्स ही जो है वो फैले हुए हैं पूरे अर्थ में। 23rd क्वेश्चन देखिए, एनालाइज ईच स्टेटमेंट विद प्रॉपर रीजन। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक स्टेटमेंट दिया गया है उसके लिए आपको रीजन देना है। जैसे कि पहला स्टेटमेंट है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायोडाइवर्सिटी का जो कंजर्वेशन है, उसका जो बचाव है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेकंड है, माइग्रेटरी बर्ड्स कैन रिमेंबर देयर डेस्टिनेशन एंड रिटर्न टू सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर। माइग्रेटरी बर्ड्स जो होता है ना वो अपनी डेस्टिनेशन को हमेशा याद रखते हैं एंड हर साल जो है वो उसी जगह पे वापस आते हैं। मतलब जब वहाँ पे कंडीशन चेंज होते हैं, मौसम चेंज होता है तो वहाँ पर से उड़ जाते हैं एंड फिर कुछ दिनों के बाद वहीं पर वापस आ जाते हैं। तो ये कैसे याद करते हैं, कैसे याद रखते हैं और ऐसा क्यों करते हैं, उन सारी चीज़ों से आपको क्या करना है, इनका रीजन देना है। 24th क्वेश्चन है, रोहन वांट्स टू इलेक्ट्रोप्लेट हिज आयरन की चेन विथ निकल टू प्रिवेंट रस्टिंग। फॉर दिस इलेक्ट्रोप्लेटिंग नेम द कैथोड एंड एनोड ही शुड टेक। यहाँ पे बोला गया है कि रोहन क्या चाहता है ना, अपने आयरन की चेन को जो है इलेक्ट्रोप्लेट करना चाहता है निकल के साथ, ताकि रस्टिंग को रोका जा सके। तो इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए आपको बताना है कि वो कैथोड में किसको चुनेगा और एनोड में किसको चुनेगा। उसी हिसाब से इसके अंदर जो दूसरा क्वेश्चन है, चूज द इलेक्ट्रोलाइट ही शुड टेक आउट ऑफ आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड निकल सल्फेट सॉल्यूशन, जस्टिफाई और आंसर। यानी कि इन दोनों में से वो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बनाएगा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन वो कौन सा लेगा, ये भी आपसे पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आपको एलपीजी और सीएनजी का क्या करना है, फुल फॉर्म लिखना है। और सीएनजी को जो है ना पेट्रोल से अच्छा फ्यूल माना जाता है, तो ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों है, इसके पीछे आपको रीजन भी देना है। एक चीज आप लोग यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिएगा कि आपका फाइनल एग्जामिनेशन हो चाहे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो, क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो सेम लेवल के आते हैं एंड सारे क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो आपसे रीजन ये सब ज्यादा पूछा जाता है। आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं किया जाएगा कि डिफाइन कर दो इस चीज को, 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखोगे उसमें आपसे रीजन ही पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है, रोहन ऐसा करना चाहता है, रोहित ऐसा करना चाहता है, तो वो क्या करेगा। इस प्रकार से आपको केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन ही दिए जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। इसके लिए क्या करना होगा ना, आपको जितना ज्यादा हो सकेगा प्रैक्टिस करना होगा। एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चों को काफी ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस वहां पर और भी ज्यादा दिए जाते हैं। इसीलिए अभी तो हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली एग्जाम देने के बाद आप लोग जो है ना जितना ज्यादा हो सके उसी प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा और आप लोग फिर अच्छा मार्क्स जो एग्जामिनेशन में ला पाएंगे। आगे बढ़ते हैं 26th क्वेश्चन के लिए, कोल इज फॉर्म्ड डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट बाय प्रोसेस वाई, नेम एंड डिफाइन द प्रोसेस वाई। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। पहले तो आपको ये बताया गया कि जो कोल है उसका फॉर्मेशन अर्थ के क्रस्ट के अंदर होता है प्रोसेस वाई से। अब ये जो प्रोसेस वाई है इसका नाम आपको लिखना है एंड उसको डिफाइन करना है। डायरेक्ट आपको यहाँ पर कभी भी उस प्रकार का फॉर्मेशन का जो भी फॉर्मेशन का प्रोसेस होगा उसका यहाँ पे आपको नाम नहीं दिया गया है। आपको पहले उसे खुद से याद करना है एंड फिर उसका डेफिनेशन लिखना है। तो आपको याद करने का भी नाम मार्क्स मिलेगा कि उसका प्रोसेस का नाम क्या है, और अगर आपको डेफिनेशन नहीं याद है, सिर्फ प्रोसेस का नाम याद है, तो आपको आधा मार्क्स उसका मिल जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट ये लिख दे देता डिफाइन दिस प्रोसेस, तो आपको आधा मार्क्स नहीं मिलता। तो ये आपके लिए अच्छा भी है, लेकिन तभी अच्छा है जब आप अच्छे से एक एक चीज को समझे हुए हैं। राइट द नेम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड प्रोडक्ट इन ईच
ऑब्टेन बाय प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से कौन कौन से सॉलिड और लिक्विड प्रोडक्ट जो है वो बन करके निकलते हैं, ये आपको बताना है। 27वां क्वेश्चन देखिए, डिफाइन द टर्म बायो आर्गुमेंटेशन। आपको बायो आर्गुमेंटेशन को यहाँ पे डिफाइन करना है। देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वो एक ही दो आपको मिलेगा, जिसमें आपको डायरेक्टली ये दे दिया गया कि इस चीज को डिफाइन कर दीजिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, नेम द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन राइस फील्ड्स, यानी कि ऐसा कौन सा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है राइस फील्ड्स में। तो इसका आंसर आप सभी को पता होता है, इसका आंसर क्या होता है, राइजोबियम होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, एक्स कन्वर्ट्स नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन सीरियल्स एंड फ्रूट्स इनटू अल्कोहल, दिस अल्कोहल इज देन यूज्ड टू मेक वाई, एक्स आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। आपको यहाँ पे एक्स और वाई को जो है क्या करना है, पहचानना है। अब देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, इनमें आपको शब्द बहुत अच्छे तरीके से बदल करके दिया जा सकता है। मतलब अभी राइजोबियम के बारे में कैसे पूछा गया, उसी प्रकार से आपको जो है ना राइस की जगह कोई और फील्ड्स के बारे में बात कर दिया जाएगा। कुछ लंबा कहानी देकर के आपसे पूछा जाएगा कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जो इस लेग्यूमिनस प्लांट्स में उगता है, वहां पे रहता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है। इस प्रकार से कहानी बना करके आपको दिया जाएगा। लेकिन आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम किसका होता है, कौन सा बैक्टीरिया है, तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। एंड यही चीज मैं आपको हर बार कहता हूं, अगर आप देखोगे आपके सीनियर्स को मैंने यही कहा था कि आप लोग जो है ना क्वेश्चन के शब्द को समझिएगा। और आपको पता होना चाहिए कि इस चैनल पे आप लोग को ना बोर्ड एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, जहां पर हम आपको जो है ना हर एक टाइप का क्वेश्चन पेपर देते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आया होगा, सैंपल पेपर देते हैं, साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके साथ खड़े रहते हैं और आपको पूरे अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। एंड आपके सीनियर्स जो है इसी चैनल से पढ़ करके बहुत अच्छा मार्क्स क्लास 8 बोर्ड एग्जामिनेशन में लाते हैं। 28 क्वेश्चन देखिए, ए बॉल इज अलाउड टू रोल डाउन एन इंक्लाइंड वुडन प्लेन फ्रॉम अ गिवन हाइट, एट द फुट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इट मूव्स ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस डिफरेंटली कवर्ड वन बाय वन एज shown in following figures, in which case the ball is likely to move the longest distance, give reason for your answer। अब देखिए इसमें बोला गया है कि बॉल को ना लुढ़का दिया गया है तो वो सबसे ज्यादा किस में चलेगा, प्लेन ग्लास शीट में चलेगा, वुलन क्लॉथ में चलेगा या फिर न्यूज़पेपर में चलेगा। तो अब ये सवाल है जहां पे फ्रिक्शन सबसे कम होगा वहां पर वो सबसे ज्यादा चलेगा, सबसे दूर तक जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। उसी प्रकार से आप लोग 28 का बी और सी पार्ट भी पढ़ लीजिएगा। हम लोग 29 क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए अच्छा एक क्वेश्चन है 28 का सी वाला, इसमें आप लोग देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रिक्शन को इविल क्यों कहा जाता है, कभी कभी इसको बेकार क्यों कहा जाता है, तो ये आपको बताने हैं। ऐसे सिचुएशंस के बारे में बताना है। कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि फ्रिक्शन अच्छा है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। ये पूछ लिया जाएगा कि दो ऐसे कंडीशंस बताइए जिससे हम लोग फ्रिक्शन को किसी भी जगह पे रिड्यूस कर सकते हैं, तो आप बॉल बियरिंग, ग्रीस, ये सब का बात कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन बदले जाते हैं, मतलब आपका टॉपिक जो है वो सेम टाइप का रहेगा, कभी कम करने को, कभी बढ़ाने को, कभी कैसे खराब है, कभी कैसे अच्छा है, ये चीजें आपसे पूछी जाती है। तो आप लोग आगे के सारे क्वेश्चंस देखते चलिए। एंड आई होप बच्चों आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर्स जो है वो लिख रहे हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्या क्या आया है तो उतना फायदा आपको नहीं होगा, लेकिन अगर आप साथ ही साथ आंसर भी लिख रहे हैं कि हाँ ये क्वेश्चन है तो मैं इसका आंसर जो है ये लिख रहा हूँ, तभी आपको फायदा है। क्योंकि जब मैं इसका सॉल्यूशन वीडियो अपलोड करूंगा या फिर आप जो है जब इसको अपने बुक से ही मिलाओगे तो आपको पता तो चलेगा कि हाँ मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा था, क्या क्या मुझे सुधार करना है, तभी आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा मार्क्स यहाँ पर ला पाओगे। अब देखिए 31st क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया, गिव रीजन। आपको रीजन देना है। ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट एट हायर एल्टीट्यूड्स, हायर एल्टीट्यूड में ब्रीदिंग, श्वास लेना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हर साल एग्जामिनेशन में आते हैं एंड आपको सभी स्कूल के एग्जामिनेशन में इस प्रकार के गिव रीजन वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। एंड जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन पेपर के शुरुआत में ही कहा था कि आपको इस क्वेश्चन पेपर में, चाहे आप क्लास 8 का कोई भी क्वेश्चन पेपर देखो, हाफ ईयरली का या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन का, आपको गिव रीजन वाले क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो गिव रीजन टाइप के ही है, चाहे आपको डायरेक्टली गिव रीजन कह के दे दिया गया हो या फिर एक कहानी देकर के आपसे पूछा गया हो, क्वेश्चन उसी टाइप का आ रहा है, तो उसी टाइप का प्रैक्टिस भी आपको करना है। एंड उसके प्रैक्टिस को करने के लिए आप लोग जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको क्लास 8 के क्वेश्चन पेपर का लिंक दिया गया है, उसके प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। ओके, और आप लोग आगे के एग्जामिनेशन के लिए दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को भी जरूर करके जाइएगा। हर एक क्वेश्चन पेपर का, इस साल का जो क्वेश्चन पेपर है उन सभी क्वेश्चन पेपर का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन पर ही दिया गया है। एंड लास्ट में इंड स्क्रीन में भी आपको दोनों क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, तो उनको आप लोग करके जाइएगा। इसके बाद आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी जो है वो लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन है। इसमें आप लोग देख सकते हैं 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। एंड 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता है, इसमें क्या होता है ना कि आपको 2-3 पार्ट्स कर दिए जाते हैं क्वेश्चन के, एंड हर एक पार्ट का अपना एक मार्क होता है।
होता है। ओके, जैसे कि 34 का आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, फॉलोइंग फिगर को देखना है, नीचे आपको फिगर दिया गया है, इसको देखना है, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको आंसर करना है। इसमें पहला है आइडेंटिफाई द पेपर कप विच विल कैच फायर इमीडिएटली जस्टिफाई, यानी कि कौन सा जो पेपर कप है वो जल्दी फायर कैच करेगा, किसमें जल्दी आग लग जाएगी। तो ऑब्वियस सा बात है दूसरे वाले पेपर कप के साथ ऐसा होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होगा वो बहुत ही जल्दी अटेन हो जाएगा, लेकिन दूसरे वाले केस में उतना जल्दी अटेन नहीं होगा। यानी पहले वाले केस में जल्दी अटेन नहीं होगा, दूसरे वाले केस में जल्दी अटेन हो जाएगा, इसलिए दूसरा वाला जो है वो जल्दी उसमें आग लग जाएगा। दूसरा है फाइंड द कंडीशन ऑफ कंबशन विच इज सेटिस्फाइड इन अबव केस। इसमें कौन सा कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगा। तो ऑब्वियस सा बात है इग्निशन टेम्परेचर का जो कंडीशन था कि एक रिक्वायर्ड इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा ही हमें हीट देना पड़ता है, तो वो वाला चीज यहाँ पे हमारा क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। उसके बाद इसी का बी क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट मिडिल जोन ऑफ कैंडल फ्लेम कंटेन्स अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक एक्टिविटी करके दिखाना है कि कैंडल फ्लेम का जो मिडिल वाला जोन होता है ना, उसमें अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। अब देखिए बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है एंड ये आपके कंबशन चैप्टर के बैक एक्सरसाइज वाला ही है, तो इसलिए आप लोग बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को कम से कम करके जाइएगा एंड उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने टिक करवा दिए हैं, तो आप लोग उन वीडियोस को भी जाकर के जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, इसी में देखिए और करके पूछा गया है आप लोगों से, ये किसके लिए और है, ये पूरे क्वेश्चन के लिए और है, मतलब कि 34 क्वेश्चन में आपको और दिया गया है, पूरे क्वेश्चन के लिए और दिया गया है। तो आप और वाला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, फ्लेम ऑफ कैंडल बर्निंग कैंडल गोज ऑफ व्हेन वी ब्लो ओवर इट स्ट्रांगली जस्टिफाई, यानी हम जब जलते हुए कैंडल के ऊपर बहुत ही तेजी से फूंक देते हैं, फूंक मार देते हैं, तो वो जो कैंडल है वो बुझ जाता है। तो उसके साथ ऐसा क्यों होता है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि फिर से आपको क्या करना है ना, राइट द ऑब्जर्वेशन व्हेन वन कप मेड ऑफ ग्रीन लीव्स एंड अनदर कप ऑफ मेड ऑफ ड्राई लीव्स आर हीटेड स्ट्रांगली। यहाँ पे बोला गया है कि ऑब्जर्वेशन आपको बताना है क्या होगा अगर हम लोग एक कप जो कि ग्रीन लीफ से बना हुआ है उसको हीट करेंगे, उसमें आग लगाएंगे, वहीं पे एक और कप हमारे पास है जो ड्राई लीफ से बना हुआ है, उसमें आग लगाएंगे, तो उसके साथ क्या होगा ये आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर क्या बोला गया है, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट आउटर मोस्ट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज द हॉटेस्ट जोन। जो आउटर मोस्ट जोन होता है कैंडल फ्लेम का वो सबसे हॉटेस्ट जोन होता है, सबसे गर्म जोन होता है, ये आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी के थ्रू दिखाना है। इसके बाद 35th क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स दिए गए हैं, उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्लासीफाई करना है। जैसे लेमन जूस ये सब क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आ जाएगा, वहीं पे कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे बोला गया बी पार्ट में कि आपको क्या करना है, एक नीड लेवल डायग्राम बनाना है जिसमें आप दिखा रहे हो कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है। और इसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चन और पूछे गए हैं, वो देखिए, मेंशन द एनर्जी कन्वर्जन दैट ऑकर्स इन अबव केस, यानी कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है उस टाइम पे कैसा एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है, कैसा एनर्जी बदलाव हो रहा है, वो आपको बताना है। और आपको ये भी बोला गया है कि कैथोड और एनोड में किस प्रकार के गैसेस इवॉल्व होंगे वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद 35 का ही और वाला पार्ट है, इसमें देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया है ना कि किसी चीजों के अपीयरेंस को अच्छा करने के लिए, सुधारने के लिए कौन सा प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस का कौन सा प्रोसेस जो है वो यूज किया जाता है। उसके बाद बोला गया है कि उस प्रोसेस को आपको डिफाइन करना है। मतलब देखिए, डायरेक्टली आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस नहीं पूछा गया, उसको पहले पहचानाया गया, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे डिफिनेशन भी पूछा गया है। तो इस प्रकार का ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखा जाता है। उसके बाद देखिए सी वाला पार्ट, ड्रॉ अ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ वोल्टेइक सेल। आपको बोला गया है कि आपको एक अच्छा साफ सुथरा डायग्राम बनाना है, किसका, वोल्टेइक सेल का। इसी में सेकंड है नेम इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट। आपको क्या बोला गया है, सॉरी इलेक्ट्रोड, यहाँ पे बोला गया है कि वोल्टेइक सेल का आपको पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड्स का नाम भी लिखना है और वहां पे किस प्रकार का एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है वो भी आपको बताना है। और वो आपको तो बताना है, साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कि वोल्टेइक सेल में किस प्रकार का एनर्जी कन्वर्जन होता है। इसके बाद 36 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, स्टेट द कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्यों होता है, आपको एक बैक्टीरिया और एक जो है ना फंगस बताना है जो कि फूड पॉइजनिंग को कॉज करते हैं। तो आपको मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूं कमेंट बॉक्स के लिए, एक तो मैंने ऊपर में दिया आप लोगों को ये कि वोल्टेइक सेल में किस प्रकार का एनर्जी कन्वर्जन होता है, और दूसरा ये होगा कि आपको एक बैक्टीरिया और एक फंगस बताना है। और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, सारे क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा आप इसका आंसर जरूर दें ताकि मुझे पता चल सके कि आपका प्रिपरेशन जो है वो किस टाइप का है, आपको कम से कम ये बेसिक चीजें याद है या फिर नहीं है। उसके बाद आपसे थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक तरीका बताइए फूड पॉइजनिंग को रोकने के लिए, फूड पॉइजनिंग से बचने के लिए। उसके बाद आप लोग यहाँ बोला गया है ड्राइंग इज द नॉर्मल मींस ऑफ प्रिजर्वेशन फॉर सीरियल्स, जस्टिफाइड स्टेटमेंट, यानी कि सीरियल्स को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए ड्राइंग करना है, इसको सुखाना, ये एक अच्छा तरीका हो सकता है, ये एक नॉर्मल तरीका हो सकता है, नॉर्मल तरीका है। उस स्टेटमेंट को आपको यहाँ पे जस्टिफाई करना है। और कार्बोनेटेड बेवरेजेस में दो जो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स यूज किए जाते हैं फ्लेवरिंग के लिए और प्रिजर्वेशन के लिए, उनका नाम भी यहाँ पर आपको लिखना है।
उसके बाद इस पूरे क्वेश्चन के लिए और करके जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें यह बोला गया है कुछ ऐसे डिजीज होते हैं, बीमारी होते हैं जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल जाता है। तो इसके लिए किस प्रकार का टर्म हम लोग यूज करते हैं इस प्रकार के डिजीज के लिए, वो टर्म आपको बताना है। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑब्वियस सा बात है, कम्युनिकेबल डिजीज। उसके बाद आपको एंटीबायोटिक्स और एंटीबॉडीज के बीच में दो डिफरेंसेस लिखने हैं। एंड आप लोग ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा ही जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, PQRS का आपको यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन P होगा, कौन Q होगा, कौन R होगा और कौन S होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है सेक्शन नंबर E। अब यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जो डिस्कस करने लायक क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए, आपको समझा दिया वो सारे क्वेश्चन। लेकिन ये जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं इनको आप लोग केस पढ़िए और खुद से इनका आंसर जो है वो आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे केस तो दे ही दिया गया है, तो आप इनके आंसर्स जो है वो खुद से लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका 37वां क्वेश्चन। फिर आता है 38वां क्वेश्चन। यहाँ पे फ्रिक्शन से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया। फ्रिक्शन का जो है ना ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है ना वो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में किसी भी चैप्टर से बना दिया जाता है, लेकिन जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है आपका वो उसमें क्या होता है ना, उसमें फिक्स होता है कि इसी चैप्टर से जो है ना आपका पूरा का पूरा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 3 आने वाला है। कौन कौन से चैप्टर से आएगा वो आपको पहले ही सैंपल पेपर के थ्रू बता दिया जाता है। लेकिन हाफ ईयरली में स्कूल क्वेश्चन बनाते हैं तो वो किसी भी चैप्टर से बना देते हैं। इसके बाद आता है 39वां क्वेश्चन, ये आप लोग देख लीजिए। एंड ये जो क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप बच्चों आपने सारे क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो खुद से लिखने की कोशिश करे होंगे और आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसका डिस्कशन अच्छा लगा, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को टीएवी क्लास 8 के लिए जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हो सकते हैं वो सारे दे दिए गए हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट कीजिएगा और स्पेशल प्लेलिस्ट पे तो जाइएगा ही जाइएगा। स्पेशल प्लेलिस्ट में आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है, वहां पर से आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।